तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल देखा था, कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसके रिएक्शंस, राइट। तो लगभग रिएक्शन भी ख़त्म ही है उसके, ठीक है। तो ये देखो, नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब कुछ नहीं है, जिंक का जो मेटल होता है उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में अगर फेनॉल पे डाल दें तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। सपोज करो फेनॉल है, इस पे हम लोग जिंक ऐड कर देते हैं, क्या होना चाहिए, क्या लगता है। मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल को अट्रैक्ट करेगा, और नॉन मेटल, हाँ बराबर, तो जिंक ऑक्साइड तो बन जाएगा, सही है। बट इसका क्या, यहाँ पे नहीं रे, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कहीं जाएगा थोड़ी। सपोज करो कि ये बेंजीन पे ये OH आया कब होगा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा, सही है। तो जब ये OH हटेगा यहाँ से, मतलब ये OH था, जब यहाँ से ऑक्सीजन गया तो ये वही वाला तो हाइड्रोजन है जो बेंजीन की स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर देगा, तो इधर पे ही आ जाएगा। अपने को पता है ना, हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन, तो यहाँ पे भी तो एक ही है, क्लियर है। ये हाइड्रोजन कहीं जाएगा नहीं, इसमें ही डिजोल्व होकर बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ये एडिशन ऑफ जिंक टू द फेनॉल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, नॉर्मल बेंजीन, ठीक है। एक तो ये है अपने पास, एक और रिएक्शन होता है जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा इसमें तुमको रट्टा मारना पड़ेगा तुमको, इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कि सपोज करो अगर मेरे पास कोई बेंजीन है, फेनॉल है, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब ऐड करोगे तो ये फाइनली क्या देखने को मिलता है मालूम है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, इसको याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे, ठीक है। कीटोन का फॉर्मेशन करता है ये फेनॉल का, जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, या तो क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड यूज़ करते हैं, नहीं तो एक कंपाउंड अपने पास Na2CrO7, Cr2O7, ये सोडियम डाइक्रोमेट, राइट है। अब मान लो कि इसका अगर रिडक्शन कर दिया जाए, इस चीज़ का, इसका अगर तुम रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ, ठीक है। इसका अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो जहां जहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, और रिड्यूस करोगे तो ये फेनॉल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन दोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, खाली ये बचेगा, और रिड्यूस करोगे तो लास्ट में बेंजीन बन जाएगा। बट इसका अगर मैं फर्स्ट टाइम रिडक्शन करूंगा तो ये मिलना चाहिए, सही है। और इसी का अगर मैं ऑक्सीडेशन भी करूं, ठीक है, तो ये मिलना चाहिए, सही है। तो ये सब इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस हैं तो जो चलते रहते हैं लगातार, ठीक है। बेंजीन में दो अल्कोहल को क्या बोल रहे थे अपन, हाइड्रोक्विनोन करके एक नाम था ना, ठीक है, राइट। इसको जो नाम है, इसको हम लोग डायरेक्ट क्विनोन बोलते हैं, ठीक है। क्विनोन मतलब कीटोन डायरेक्ट। तो ये थोड़ा सा तुमको, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में आता नहीं है, ये टेंशन मत लो। बट आ गया तो डायरेक्ट रिजल्ट बनाने का, अपने को मैकेनिज्म वगैरह नहीं शो करना होता।
ठीक है, तो इसका नोट्स देखो, दिख रहा है, जूम करो। तो जो पता है वो जिंक वाला ये देखो, और ये ऑक्सीडेशन इसका। ठीक है, कुछ जनरल यूजेस हैं इसके। स्ट्रक्चर देख के डरो मत, तुमको स्ट्रक्चर नहीं आएगा, मैंने खाली तुमको याद रहे इसके लिए बना के रखे हुए हैं। क्या बोल रहा है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से एक पॉलीमर बनता है जिसको तुम बैकलाइट बोलते हो, तुम अपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है ये, कहाँ पे यूज करते हैं? एक टाइप का हार्ड प्लास्टिक होता है, जैसे कुकर वगैरह का हैंडल वगैरह या स्विच वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक क्या होता है, ज़्यादा हीट दोगे तो मेल्ट हो जाएगा, बट ये ऐसा काइंड ऑफ प्लास्टिक होता है जिसको हीट करोगे तो ये अपना शेप नहीं चेंज करता है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब कार्बन के फॉर्म में एवोपरेट होने लगता है, बट अपना शेप नहीं बदलता है। तो जो स्विचेस वगैरह हैं या फिर तुम बोल लो हैंडल्स वगैरह बनते हैं कुकर्स के, वो इससे बने होते हैं। देखा होगा तुम लोग ने, नोटिस किया होगा, ज़्यादा हीट मिलती है वो हैंडल को तो वो अपने शेप को नहीं चेंज करते, टूटने लगते हैं धीरे धीरे, तो उसको बैकलाइट बोलते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ फेनोफ्थलीन एंड डाइज। ठीक है, फेनोफ्थलीन बनाने के लिए हम लोग फेनॉल का यूज करते हैं, और कुछ डाइज भी हैं, मालूम है ना, फेनोफ्थलीन पिंक कलर का होता है। तो पढ़ तो रहे ना अपन, फेनोफ्थलीन पढ़ रहे ना, पीएच मतलब। अच्छा ये वाला, इसमें भी तो आ रहे थे। हाँ चलेगा ना, क्या दिक्कत है। तो फेनोफ्थलीन एंड डाइज, ये फेनोफ्थलीन का फॉर्मूला है, ये फेनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट, डेटॉल जो है तुम्हारा, मैंने देखो बीच में नाम भी लिया था, डेटॉल वगैरह में अल्कोहल आते हैं, तो यहाँ पे भी फेनॉल से ही ये सब बनता है। ठीक है, ड्रग्स सच एज सैलिसिलिक एसिड, सैलॉल, एस्पिरिन, ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, ये सैलॉल का स्ट्रक्चर है, और सैलिसिलिक एसिड हमने देखा हुआ। ठीक है, पिक्रिक एसिड यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, बताया था ये वाला स्ट्रक्चर, बीच में देखो NO2 और OH। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं इनके, लिख लो। अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल का फॉर्मेशन, अल्कोहल के रिएक्शंस, एक पार्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया था चैप्टर अपना। नेक्स्ट, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर, फिनॉल के रिएक्शंस और फिनॉल का फॉर्मेशन, वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में एक फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन और है, क्या है वो, ईथर्स। ठीक है, तो अब ईथर का पार्ट बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बट आज हो जाना चाहिए ईथर्स का। ठीक है, कैसे दिखता है ईथर अपने को, ROR, ये देखो ये ROR हो भी सकता है और R डैश भी हो सकता है, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि ऑक्सीजन के दोनों साइड ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम ग्रुप हो जाएं, या फिर ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर ये ईथर का मैंने तुमको बताया हुआ है, याद है, क्या लिखते थे इसको, इसका एक नाम तो अपने पास क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर, सही है, डाइमिथाइल ईथर। और इसी का अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, इस ऑक्सीजन को छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके इसको मैं क्या लिख देता था, मिथॉक्सी, और ये पेरेंट चेन हो जाती थी मीथेन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर को मैं दो नाम क्या लिख सकता हूँ, पहला कॉमन क्या लिखूंगा, फिनाइल, और ये मिथाइल, अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, M की P, तो जो भी है, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये हो गया। बट अगर मेरे को IUPAC लिखना होगा तो ये तो पेरेंट हो गया, और ये मिथॉक्सी, तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा इसको, मिथॉक्सी बेंजीन, सही है, पता है ये सबको। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है,
तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ठीक है। कॉमन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये मिथाइल ये प्रोपाइल, क्या आता है मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और अगर मुझे IUPAC लिखना है इसका, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर अपन और भी डिस्कस करेंगे, इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल देख लेते हैं ईथर होता क्या है, राइट है। ईथर एक ऐसा ग्रुप है जो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके दोनों साइड दो एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। और मैंने ये तुमको बोला है पहले भी कि ये जो R ग्रुप है ये किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो एल्काइल ग्रुप को या फिर एराइल को, ठीक है। एराइल मतलब एरोमेटिक या फिर एरिन्स, ठीक है। तो इसमें जब तुम छोटा वाला ग्रुप डिसाइड करते हो ना, जैसे अभी मैंने क्या किया था, मेरे पास ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो जब मेरे पास ये एग्जाम्पल था तो हम लोग ने इसको छोटा ग्रुप काउंट किया। तो जब ऐसा होगा तो अगर मान लो ये छोटा ग्रुप है तो इसका जनरल नेम क्या होगा जानते हो, एल्क ऑक्सी, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव है खाली अल्कोहल फेनॉल्स वगैरह के, जिसमें इनका एक H किससे रिप्लेस हो जाता है। जैसे तेरे पास सपोज करो तुम्हारे पास कोई एल्केन है, राइट है, इसका मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं कौन से ग्रुप से जानते हो, एल्कोक्सी ग्रुप से, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 तो बचेगा, आगे क्या हो जाएगा, कोई R ग्रुप ले लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ईथर में। मतलब इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ किसका, एल्केन, जहां पे एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है, एल्कोक्सी ग्रुप। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन एंड अरीन्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वहां पे हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता था, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे कौन रिप्लेस कर रहा है, एल्कोक्सी ग्रुप। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। फिलहाल देखो, जो ईथर होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे तुम लोग ने मुझे बताया, एक सिमेट्रिकल हो सकता है ईथर और दूसरे अनसिमेट्रिकल। हमको कैसे पता चलेगा, राइट। अब ईथर तो है तो नॉर्मली ROR, सिमेट्रिकल ईथर मतलब होता है जब ऑक्सीजन के साइड दोनों सेम अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो इसको मैं सिमेट्रिकल ईथर बोल सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, जैसे ये हो गया, या फिर मैं बोलूँ कि ये है अपने पास, सही है। तो दो टाइप के मेजर ईथर होते हैं तुम्हारे पास, सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल। बहुत लोग इनको मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं और बहुत लोग इसको सिंपल ईथर भी बोलते हैं। ये सब वर्ड आएंगे चैप्टर में, तो दिक्कत में नहीं आना है, ठीक है। सिंपल ईथर बोल रहा है तो तुमको क्लिक होना चाहिए कि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप होंगे, अलग बोले तो, मिक्स्ड बोले या अनसिमेट्रिकल बोले तो अलग अलग ग्रुप्स होंगे। क्लियर हुआ। तो ये खाली ईथर का इंट्रोडक्शन है, नॉमेनक्लेचर में बताता हूँ। फिलहाल ईथर का इंट्रोडक्शन डाल के तुम लोग इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो अपने पास क्या था कि नॉर्मली IUPAC देख रहे हैं, कॉमन भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा बताते चलूँगा। छोटे वाले को इसको इससे जोड़ दिया और इसको नाम दे दिया मिथॉक्सी, और ये हमारे पास हो गया मीथेन। बट अगर सपोज करो तुम्हारे पास कुछ ऐसे होता तो तब क्या करते तुम लोग, ठीक है। अभी भी ये मिथॉक्सी ही है, क्या हो जाएगा, नहीं हाँ, प्रो, इसमें मालूम है इसमें क्या लिखोगे तुम लोग, प्रो 1 इन की 2 इन कैसे लिखें इसमें, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये इस पे जुड़ा है, मतलब ये 1 ये 2 ये 3, तो ये बीच में 2 आएगा, सही है।
तो कुछ भी आ सकता है तुमको, वो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर था अपन ने जो स्टार्टिंग में बनाया था, तुमको ऐसे भी आ सकते हैं। देखो ऐसे क्या करोगे इसमें? हाँ, इथॉक्सी कहाँ दिख रहा? ठीक है, सपोज कर कि ये दोनों को अपन ले लेते इथॉक्सी, बट इस इथॉक्सी के भी वन पे क्या है? मिथाइल। ठीक है, अब पेरेंट चेन में दो कार्बन है, इथेन तो है, बट इस इथेन के भी वन पे क्या है? समझा? तो इसका नाम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है ईथर का। समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी ऊपर के तो इजी है, ये 6 से चालू करो दोनों। ट्राई करो, देखो क्या आता है। तो मिथॉक्सी 1 2 मिथाइल प्रोपेन, इस पे आ जाओ। इसमें ये जॉइनिंग 1 1 है, इधर से काउंटिंग होगा ना, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 ये 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें अपन? हम्म, ठीक है। मेथॉक्सी इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, चलेगा, ठीक है। मेथॉक्सी 1 पे मिथाइल, ये 1 पे डाइमिथाइल इथेन, ऐसे लिख रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, चलेगा। ये हो गया, ये वाला इथॉक्सी 1 2, हाँ, इथॉक्सी 1 2 3 पे क्लोरीन है ना, ये इथॉक्सी हो गया। फिर 1 2 3 और ये क्लोरीन तुम्हारा, तो इथॉक्सी 3 क्लोरो प्रोपेन, सही है। यस। नेक्स्ट, इसमें मिथॉक्सी और ये क्या है? बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, ये इथॉक्सी इथॉक्सी बेंजीन। ये इथॉक्सी बेंजीन है। इसको कैसे लिख रहे हो? इथॉक्सी 2 इथाइल बेंजीन। ठीक है, हाँ, इथॉक्सी 3 इथाइल क्लोरो 3 पे आएगा। साइक्लोहेक्सेन। हाँ 3। ये देखो क्या है अपने पास, इथॉक्सी, फिर यहीं से काउंटिंग होगी ना, 1 2 3, तो इस पे इथाइल, तो इथॉक्सी 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। मिथॉक्सी बेंजीन प्लस कॉमन में इसको एनिसोल बोलते हैं, ज्यादा करके ये नाम यूज होगा, ध्यान में रखो। एक स्ट्रक्चर है देखो ऐसे, ये तो हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है, बट इससे कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये क्या तुम लोग इसको लिखोगे? ये तो क्या हो जाएगा? सही है। और इसमें ये हो जाएगा, या फिर इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ जानते हो? 1 2 3 4, 4 ब्रोमो, क्या? सही है। जब तुम लोग ईथर ड्रॉ करते हो, मान लो एकदम नॉर्मल सिंपल ईथर हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे तुम? पक्का क्लियर है सब लोग? ठीक है। तो ईथर में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 141 पिकोमीटर होती है और इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज 111.7। ठीक है। तो इसके ऊपर नोट है, थोड़ा सा लिखो स्ट्रक्चर ऑफ ईथर करके। ये दो पॉइंट्स है। ये मेटामर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ, इसको मत लिखना। वो क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, ये हम लोग ने पढ़ा है 11th में, याद है? आइसोमर्स जब हम लोग लिखते हैं तो क्या बोलते हैं तुम लोग, क्या सेम होता है क्या डिफरेंट होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इनका, डिफरेंट हो जाता है। मेटामर्स में क्या होता है, अगेन सिस्टम वही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इनका भी सेम होगा, सही है। बट जैसे ईथर है ना, तो ईथर की दो साइड्स है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। द स्ट्रक्चर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different alkyl group attached to either side of the group। ठीक है, क्या बोला मैंने, डिफरेंट alkyl group attached either side। जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर में ये बना हुआ ईथर का, क्या नाम होगा इसका और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H कितना, 3 2 5 2 7 3 10, सही है, सही है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या ये एक सिमिलर दिख रहे हैं क्या अपने को? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसका नाम अलग है। क्या है इसका नाम, मिथॉक्सी प्रोपेन, जबकि इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी इथेन, सही है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस हो रहा है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड पे, इसके पास भी 4 ही कार्बन है, इसके पास भी 4 है, बट इसके साइड एक साइड प्रोपेन है एक साइड मीथेन है, इसके दोनों साइड इथेन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक दूसरे का क्या बोलते हैं, मेटामर्स। क्लियर हुआ? आइसोमर नहीं बोल सकते अपन, आइसोमर इनको तुम, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है ना वही शिफ्ट हो जा रहे हैं पूरा अपने जगह से। ठीक है, तो इनको आइसोमर हम लोग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आइसोमर हम लोग सिर्फ किसके लिए देखते हैं मालूम है, जिनका स्ट्रेट लाइन में ऐसे होगा। एक ये हो गया, दूसरा अगर मैं ऐसे बना दूं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये दोनों को मैं आइसोमर बोल सकता हूँ एक दूसरे का, सही है। इनके बीच में देखो कोई हेट्रो एटम वगैरह नहीं आ रहा है कि इसके दोनों साइड चेंज हो जाए, इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, ईथर में नॉर्मली क्या होते हैं, मेटामर्स। बट ये मेटामर भी ना दो टाइप के होते हैं, एक चेन और एक फंक्शनल। ठीक है, चेन वाला मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया, क्या होगा कि कोई ऐसे ग्रुप है मान लो, ठीक है, इसकी चेन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, सही है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे जानते हो, चेन मेटामर्स। क्लियर है? बट फंक्शनल मेटामर्स में क्या होता है, इसको तुम फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये है और इसी का एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊं CH3 CH2 OH,
तो क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या दोनों का? C2H6O इसका भी है और इसका भी। द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सही है, यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेटामर्स। और ये क्या है? चेन मेटामर्स। समझा दोनों में डिफरेंस? बोलो बोल भाई। नहीं नहीं, जो इंटर कन्वर्ट होते हैं उनको पता है क्या बोलते हैं अपन? जो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं उनको हम लोग टॉटोमर्स बोलते हैं। 11th में मैंने तुमको बताया था। ये इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, ये कभी भी इसमें नहीं चेंज होगा, ये कभी भी इसमें नहीं चेंज होगा। बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम लोग एक दोनों को क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। सही है, तो ये इंटर कन्वर्टिबल नहीं है एक दूसरे में। इंटर कन्वर्टिबल होते तो उनके लिए अपने पास अलग वर्ड है, टॉटोमर्स। ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल कौन होते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है स्ट्रक्चर, राइट है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इसका हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास जो दो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा अपने साइड। तो फाइनली ये कैसे दिखने लगेगा अपने को? ये हाइड्रोजन जब इसके पास जाएगा तो इसका डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C OH और H। दिख रहा है? पहले क्या था? ये एल्डिहाइड था, अब क्या हो गया? इनॉल बन गया है, इनऑल। ठीक है, इनको इनॉल बोलते हैं यहाँ पर। और ये तुम्हारा एल्डिहाइड। तो ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये कभी भी इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे, ये फिक्स होते हैं। अल्कोहल है तो अल्कोहल ही रहेगा, ईथर है तो ईथर ही रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो टॉटोमर वर्ड यूज करोगे, नहीं होता है तो इनको फंक्शनल आइसोमर बोलो, फंक्शनल मेटामर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा? ये मत लिखो, ये लिखो मेटामेरिज्म टॉपिक डाल के, जैसे छात्रों नीचे एग्जांपल्स भी है। तो ये तुम्हारा चैन वाला जो एग्जांपल बताया था मैंने, और ये तुम्हारा फंक्शनल वाला। मेटामर्स का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एग्जांपल्स वगैरह में पूछते हैं। मान लो C डबल बॉन्ड हो, एक साइड CH3 एक साइड प्रोपेन, तो फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि बीच में कीटोन दो इस साइड आ जाए और दो इस साइड आ जाए, तो उस केस में भी मेटामर होता है। बट स्पेसिफिकली हम लोग मेटामर खाली ईथर के लिए देखते हैं। मेटामर जब भी वर्ड आएगा ना, उसका मतलब वो ईथर्स की बात कर रहा है। नोमेनक्लेचर हो गया और मेटामरिज्म वगैरह हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ईथर बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं, इसके बाद ईथर रिएक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो फॉर्मेशन है वो अल्कोहल से होता है, सिंपली एकदम। ठीक है, अगर मान लो मैं दो मिथेनॉल का मॉलिक्यूल ले लूं आपस में, ठीक है, क्या करोगे इसको? CH3OH CH3OH, क्या होगा इसमें से? एक H2 अगर बन गया तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा? सही है, तो कभी भी जब हम लोग दो इसके मॉल, और वाटर किसी भी चीज में से कब निकलता है? जब उसको हीट देंगे। और हीटिंग नॉर्मली अगर तुम लोग देखोगे तो हमेशा H2SO4 वगैरह के प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि एसिड भी क्या ये करता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसको एज अ कैटलिस्ट हम लोग इन प्रोसेस में यूज करते हैं। एक्चुअल में अगर इसका तुम लोग को मैं मैकेनिज्म बताऊं, लिखने के बाद अपन कैटलिस्ट में इसको लिख देते हैं, बट पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म है क्या? देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिया? CH3OH। ठीक है, इसको अगर मैं H2SO4 से ट्रीट करूं,
तो ये कैसे डिवाइड होगा देखो, H2SO4 जब तुम लेते हो तो ये पहले क्या करता है, एक H प्रोड्यूस करेगा, और एक H अगर प्रोड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा, ये SO3H। सही है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल जा रहा है, वाटर। और ये क्या बन गया तुम्हारे पास, CH3 और OSO3H। करेक्ट है, प्लस वाटर बाहर गया। फिर अब एक ये तो बन गया तुम्हारे पास CH3OSO3H। अब इसके पास जब दूसरा मिथेनॉल का मॉलिक्यूल आएगा, मैंने दो लिए थे ना मॉलिक्यूल बीच में, तो जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसके पास मिथेनॉल का, तो क्या होगा, वापस से अगर ये H इसको मिल गया तो ये फिर से क्या बना लेगा, H2SO4। और फाइनली देखो मुझे क्या मिल रहा है, CH3। समझा। तो लिखने को तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं वैसा होगा, बट एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसे दिखेगा तुमको। समझा। और इसमें लगातार मैकेनिज्म नहीं बताने को बोलता हूँ, तुमको पता रहेगा तो अच्छी बात है। अब इस मेथड में होता क्या है, इसको हम लोग ना कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन बोलते हैं। कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन मतलब इसमें कंटिन्यूअसली क्या होगा मालूम है, ऐसे रिएक्शन होता रहेगा और ईथर बनते रहता है हमेशा। ठीक है। बट इस प्रोसेस की एक इलॉजिकल बात ये है कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग जो अभी तो हम लोग मिथाइल अल्कोहल लेके चल रहे थे तो ठीक था, बट अगर तुम लोग सपोज करो कि मेरे पास इथाइल अल्कोहल अगर होता जैसे, ठीक है, अगर मेरे पास इथाइल अल्कोहल होता और इसको अगर मैं हीट कर दूं H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल लेके चलो, दो को तो छोड़ देते हैं, और वैसे भी तुम मॉलिक्यूल तीन लो चार लो, रिएक्शन ये सेपरेटली करते हैं। ये रिएक्शन कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या तुम लोग को? नहीं नहीं नहीं। अगर मैं इथाइल डिहाइड्रेशन, नहीं इसका नहीं है, लास्ट वाले चैप्टर का डिहाइड्रेशन जिसमें बोला है, होता था ना, हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, इस चीज को जब तुम हीट करोगे तो होने को तो ये भी हो सकता है ना कि यहाँ से ये अपना अल्कोहल निकाल दे, यहाँ से ये H निकाल दे, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। जबकि मुझे एक्सपेक्टेड क्या था कि मुझे क्या बनाना है, ईथर बनाना। सही है। तो इस प्रोसेस का एक मेजर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर इसमें तुम हाइयर एल्केनॉल लेके चलोगे, जैसे प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, तो जैसे ही इसको टेम्परेचर और H2SO4 मिलता है ना, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। तो इसको तो मैं मतलब ईथर बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ, बट मैक्सिमम केसेस में ये खाली किसके साथ मैं ले सकता हूँ, मिथेनॉल के। ठीक है, क्योंकि इसके साथ वाटर नहीं बनेगा। सही है। ये खुद अगर OH को डोनेट करेगा तो H वाला तो कोई चाहिए, बट हाइयर एल्केन के साथ ये सिस्टम हो जाता है कि उनको जैसे ही टेम्परेचर मिलता है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ईथर मेरा फॉर्मेशन होगा वो नहीं बन पाता है। और इसका एक मेजर ड्रॉबैक क्या है कि मान लो अगर तुमने हाइयर एल्कीन लेके चल भी रहे हो, ठीक है, ऐसे इसके दो मॉलिक्यूल हैं और इसको तुमने हीट कर दिया H2SO4 के प्रेजेंस में, राइट है। एक इससे मेरे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं ना। एक तो क्या बन सकता है कि ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा मेरे पास क्या है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ईथर में। ठीक है। तो इस कंडीशन में चांसेस क्या हो जाते हैं कि तुम्हारा ये बनने का सिस्टम जो है वो ज्यादा हो जाता है एल्कीन बनने का, और मुझे बनाना क्या था, ईथर बनाना था। ठीक है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट बनने लगता है, इसका माइनर बनने लगता है। अगर मुझे इसकी जरूरत है तो फिर तुम दिन भर एक्सपेरिमेंट करते रह जाओ, तुमको ये मिलते जाएगा, तुम इसके लिए बैठे रहो। तो इस वजह से ये जो फ्रॉम अल्कोहल से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये मेथड इजी तो है, बट हाइयर अल्केन पे ये फॉलो नहीं होगा। समझा सबको?
ये देखो मैकेनिज्म वगैरह भी लिखा हुआ है मैंने, चलिए तो लिख लेंगे हम लोग। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं हम लोग। ये मैकेनिज्म जो मैंने एक्सप्लेन किया और ये उसका लिमिटेशन देखो कि इससे दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग हायर अल्किल लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, हम लोग ऊपर से लिखो, है ना, विजिबल है कि नहीं?